તારીખે ગુજરાતમાં મતદાન યોજાવાનું છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય તેમના સ્ટાર પ્રચારકો અત્યારે જનસભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે। આ તરફ પોરબંદર લોકસભા માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જનસભાને સંબોધન કર્યું અને સાથે સાથે હાલમાં વલસાડના ધરમપુર ખાતે કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી પર જનસભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે। બે અલગ અલગ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। એક તરફ ભારતીય जनता पार्टी की सभा और बीजी तरफ कांग्रेस की सभा। सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया। उसको छीनना, हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहां इनकी सरकारें हैं अत्याचार होते हैं आप पे, आप देखते होंगे, हमने भी देखे, वीडियो पे कभी कभी निकल आते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता। तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आदिवासी समाज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। यहाँ जो आपके उम्मीदवार अनंत पटेल जी हैं, ये खुद संघर्ष और आंदोलन से निकले हैं, खुद आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत चर्चा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र के बारे में। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, आपको न्याय नहीं मिला। इसी तरह से राहुल जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय जी खड़गे जी और सब नेता सब देख रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सबके साथ। इसीलिए हमने इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली जिसमें वो गुवाहाटी से मुंबई तक चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो पैदल चले, उससे पहले 4000 किलोमीटर, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रही थी, चाहे आज हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, वहां जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी उनको हम आज पूरा करके दिखा रहे हैं। आप कर्नाटका में किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वो फ्री में बस यात्रा करती है, वो बोलेगी कि हाँ कर रही हूं। किसी भी महिला से पूछिए कि क्या आपको हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं सरकार से, वो मना नहीं करेगी, कहेगी कि हाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से
हमने खास आपके समाज के लिए कुछ हम गारंटीज लाए हैं। हम एक विशेष बजट आपके लिए जारी करेंगे और जो वन अधिकार का कानून है, जिसमें आपको पट्टे जो पट्टे आपको मिले थे, उनका फैसला 1 साल के अंदर अंदर हम करवाएंगे। SC/ST का जो सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे और आदिवासियों की जहां पे ज्यादा जनसंख्या है उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। और जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करेंगी ताकि कोई आपका शोषण न कर पाए। देखिए, यहाँ पे प्रवासी बहुत हैं। मुझे याद है कोरोना के समय यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे। मोदी जी की सरकार ने तो कह दिया एक दिन में कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, बसें बंद, ट्रेनें बंद, दुकानें बंद, और लोगों को इतनी पीड़ा हुई। गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पैदल निकले, किसी को पता नहीं था पहुंचेंगे कि नहीं और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। मुझे याद है उस समय एक लड़का अनूप तिवारी यूपी का था, चाय बेचते थे वो, टीवी पे हम और उनके जरिए 7,000 टिकटों की व्यवस्था हुई। यहाँ से तमाम प्रवासी भाई बहन अपने घर सही सलामत पहुंच पाए। तो देखिए, अगर कोई नेता हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई सरकार हो जिसकी नीयत ठीक हो, जो आपके लिए सही काम करना चाहती है, तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये परिस्थिति दिख रही है अपने जीवन में कि 10 सालों से आपके लिए कुछ किया नहीं गया है, तो नियत में जरूर कुछ खोट हो। वापी और सरीगांव का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने सुना है यहाँ भयावह प्रदूषण है और पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं बहुत खराब है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मुझे बताया गया है कि वलसाड़ के एक हिस्से में तो मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता, पीने के पानी की समस्या है, किसी को पीने का पानी नहीं मिलता। अस्टोल परियोजना में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं आई, एक बूंद पानी नहीं मिलता आपको। और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके जरिए आपको बताया गया था कि आपको आवास मिलेंगे, आपके लिए घर बनाए जाएंगे, वो भी आज तक नहीं पूरे हुए। मछुआरे भाई बहन हैं मेरे यहाँ, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हमने अपने न्याय पत्र में खास अपने मछुआरे भाई बहनों के लिए लिखा है और ये गारंटी है हमारी कि हम आपके ID कार्ड की सुविधा बनाएंगे और आपके लिए और आपके जो नाव है उसके लिए इंश्योरेंस की स्कीम लाएंगे। जो डीजल आपको आज इतना महंगा मिल रहा है, उस पे हम आपके लिए खास सब्सिडी लगवाएंगे। देखिए, इस ऐतिहासिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी गारंटी है कि जितने सरकारी पद केंद्र में खाली पड़े हैं और आज 30 लाख खाली पड़े हैं, उन सबको भरा जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा ताकि जो नौजवान है, अगर वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा होगी। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा उनके लिए, ताकि जब ये पास होते हैं, जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, तो जब रोजगार मिलने से पहले इनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी और इनको 1 लाख रुपए सालाना मिल जाएंगे। शहरों में हम न्यूनतम रोजगार की गारंटी देते हैं। जिस तरह से गांव में गारंटी होती थी मनरेगा की, खास तौर से कांग्रेस की सरकार ने शुरू की और शुरू में मोदी जी ने उसको खत्म करने की कोशिश की, फिर उनको समझ में आया कि ये सही प्रोग्राम है तो उसको छोड़ दिया और अभी भी है। उस तरह का प्रोग्राम हम शहरों में भी लाएंगे ताकि शहरों में भी एक जो 100 दिन की मजदूरी है वो गारंटी करेंगे। आज
यहाँ आपके क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्यादा है, सच बात है। रोजगार दिलवाने का काम किसी ने किया नहीं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा प्रयास रहा है कि रोजगार बनाए जाए। तो कांग्रेस के राज में आपको याद होगा सरकारी रोजगार मिलते थे खूब सारे। तो ये सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है कांग्रेस के ही जमाने में ही बनी और तभी सफल हुई। तो कांग्रेस का पूरा प्रोग्राम है कि आपके लिए रोजगार बनाएंगे। तो ये कमर तोड़ महंगाई है कि आज पेट्रोल 100 रुपए पार है, डीजल 90 पार है, सोना 73,000 पार, चांदी 90,000 पार, गैस सिलेंडर का तो पूछिए ही मत, 1200-1300 तक आप दे रहे थे। चुनाव आने लगा, मोदी जी ने अचानक कह दिया कि इसको 400 हो गया है। तो आप सोचिए, अगर चुनाव के पहले 400 कर सकते थे तो फिर आपको इतने सालों के लिए क्यों तड़प पाया? तो आप सालों के लिए 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए क्यों दे रहे थे सिलेंडर के? क्योंकि जब चुनाव आता है तब इनको आपके प्रति हमदर्दी आती है, बाकी समय आपके बारे में सोचते नहीं है। जब ये आते थे पिछले चुनाव के प्रचार के लिए तो आपको ये दिखाया जाता था जैसे सुपरमैन आ रहे हैं, सारी ताकत इनके पास है कि नहीं? पिक्चर देखी आपने, शक्तिमान वाला देखा? उसी तरह से आते हैं, सारी सत्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सुपरमैन बन के मिले। क्या आपको महंगाई मैन मिल गए? हर चीज को महंगा कर दिया। अब जब आप उनको देखेंगे मंच पे तो याद रखिए महंगाई मैन को देख रहे हैं और सुपरमैन नहीं है। और अगर इतनी ताकत होती इनमें, जितनी ये लोग सारे कहते हैं, भाजपा के जो नेता हैं कि मोदी जी में इतनी ताकत है, सारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चाहे तो चुटकी भर में जंग बंद करा सकते हैं जो दुनिया में जंग चल रही है। कहते हैं ना ऐसा, तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है, उसके संघर्ष क्या है, इनको तो मालूम ही नहीं है। ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग हैं इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे तो सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है। क्या होता है? सारे चमचे आसपास आ जाते हैं, तो वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर नेता समझदार न हो, अगर नेता में ज्यादा अहंकार हो, और अगर नेता आपको अपने आप को सर्वोपरि समझता है तो वो नेता आस्ते आस्ते खुद भटक जाता है। तो आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, आप मुझे बताइए, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके बीच तो आते नहीं है। आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी, बच्ची थी, गांव में डांट खाते थे। अपने ही संसदीय क्षेत्र में अमेठी की महिलाएं डांट देती थी कि अच्छा है भैया, हम प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले। और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूंगा, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय तो दे दो मुझे, हो जाएगा। ये थी हमारी परंपरा, और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। इंदिरा जी तो कितना आई। मैं छोटे से छोटे आदिवासी गांव में जाती हूँ, छोटे से छोटे घर में मुझे महिला मिलती है, बूढ़ी सी, बताती है कि मैंने आपके लिए, आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी। और मुझे खुद ताज्जुब होता है कि दादी जी उस जमाने पे पहुंची कैसे।
हम तो हेलीकॉप्टर लेके फिर गाड़ी में जाके फिर कैसे पहुंचे वहां। वो कैसे आती थी जब वो साधन ही नहीं थे उस समय में, लेकिन वो पहुंचती थी, क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है, अहंकार की परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की जो परंपरा है महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है, कि ये देश का किसान सर्वोपरि है। आज किसान को देखिए, आंदोलन करता है, दिल्ली आकर लाखों किसान बैठते हैं सर्दी में, उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, मोदी जी घर से नहीं निकलते, पूछते नहीं हैं। 600 किसान शहीद हो जाते हैं। कुछ किसानों को एक भाजपा का मंत्री कुचल लेता है अपनी जीप के नीचे, मोदी जी फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, सुनवाई ही नहीं होती। वो कानून तब बदले जाते हैं, तब वापस किए जाते हैं जब चुनाव आने लगता है। बस चुनाव की परवाह है बहनों और भाइयों, सत्ता की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। आज किसान खेती के हर सामान पर जीएसटी दे रहा है। इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए कि खेती से कमाई ही नहीं हो रही। ऊपर से बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं मोदी जी के, उनको सारी खेती की सारी वो दे रखी है, और बड़े बड़े उद्योग सारे दे रखे हैं देश के, और देश के बंदरगाह दे रखे हैं, देश के एयरपोर्ट दे रखे हैं, सब कुछ सारी देश की संपत्ति उनको दे रखी है। देश का किसान कर्ज लेता है 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या करता है। मैं गई हूँ ऐसे किसानों के घरों में, यूपी में ललितपुर में किसान के घर गई थी, बेटी रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिता ने 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर दी। खड़े हुए थे लाइन में खाद लेने के लिए कि खाद मिल जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। 3 दिन खड़े रहे वितरण केंद्र के बाहर। सरकारी वितरण केंद्र भी नहीं था, प्राइवेट था, क्योंकि सरकारी वाला बंद हो चुका था। खड़े रहे, घर नहीं आई। बेटी कहती नहीं पानी पी लो, कुछ खा लो, नहीं अगर मैं लाइन छोड़ूंगा मुझे खाद नहीं मिलेगी। घर आते हैं, कुछ नहीं मिला, घर आते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे एक किसान लाइन में ही मर जाते, 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए। और मोदी जी के खरबपति मित्र, उनके लिए मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उनका माफ, और किसानों के लिए 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। कैसी सरकार चल रही है देश में? अपने आप से पूछो। कोई ये नहीं कहता कि उद्योगपतियों को आगे मत बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलेगा, चलो आगे बढ़े। लेकिन कभी पहले इस पूरे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 5-6 उद्योगपतियों को सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी? देश के बैंक, देश का पैसा, 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ। 15,000 करोड़ का गन्ने का बकाया होता था यूपी के किसानों को कोविड से पहले, 15,000 करोड़, इनको आपने 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। 15,000 करोड़ का जो गन्ने का बकाया था वो भी नहीं दिया, उसके बजाय 20,000 रुपए, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए संसद को बनाने में लगा दी, जबकि अच्छा खासा संसद। तो सोचिए सरकार सोच क्या रही है, इसकी नीयत क्या है, किसके लिए चल रही है? इस देश के गरीब के लिए चल रही है, देश के मिडिल क्लास के लिए चल रही है, इस देश के अधिकारी के लिए चल रही है जो पेंशन मांग के थक गया। कांग्रेस की जहां प्रदेश की सरकार है वहां ओपीएस लागू है, भाजपा की सरकारों में लागू ही नहीं है। अधिकारी घबरा रहे हैं, कह रहे हम नौकरी के लिए जब गए थे तो हमें ये आश्वासन था कि रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगा, कि हमारा जीवन अब सुरक्षित है। आज परिस्थितियां क्या है पता नहीं कि पेंशन के पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसमें डाले जा रहे हैं, घबराहट होती है। तो हर स्तर पे आप देखिए, चाहे किसान के साथ, चाहे आदिवासी के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, हर स्तर पे
झूठ का बोलबाला है बस। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम महिलाओं का को स्वतंत्र बनाएंगे, ये करेंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। ये है आज की परिस्थिति। तो जब मैं कहती हूँ कि ध्यान से इन बातों को समझो, तो मेरा मतलब ये है कि जो आपका जीवन है ना, वही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो है, ये बात जो है, गहरी बात है। ये हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है। जितने भी संत महात्मा रहे वो हमेशा यही कहते थे, अपनी सच्चाई देखो, अपने अनुभव पर उतरो। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, लेकिन यहाँ खड़े होकर एक जिम्मेदारी तो महसूस करती हूँ आपके प्रति। मेरे परिवार के सदस्यों ने अपना जीवन दिया इस देश के लिए। आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना खून पसीना बहाया। एक जिम्मेदारी है हमारी आपके प्रति और आपकी अपने देश के प्रति कि हम सच्चाई को पहचाने। तो जैसे मैंने कहा, सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में 10 सालों से तरक्की नहीं आई, तो मोदी जी यहाँ खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूँ, अगर आप फिर से इनको लाएंगे, 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, कोई तरक्की नहीं आएगी। वही के वही रहेंगे आप, वही 5 किलो राशन, कोई रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, चुनाव खत्म होगा, वही 400 का सिलेंडर 1200 पे वापस आ जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। हमने कह दिया है कि जो भी खेती का सामान है उसमें जीएसटी नहीं होगी, मुक्त हो जाएगा, जीएसटी से मुक्त हो जाएगा। हमने कहा है कि आपके कर्ज माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब जब आप कर्ज में होंगे तो कोई सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी, आप उस आयोग में जा पाएंगे, कहेंगे कि ये मेरा इतना कर्ज है और आपकी मदद होगी। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए और सारे सब लोगों के लिए हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे 25 लाख की, जिससे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं आपको 25 लाख तक सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। राजस्थान की हमारी सरकार थी, राजस्थान में ये करके दिखाया हमारी सरकार ने। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं जिस तरह से आपके सामने वादे किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आज सब खरबपतियों के लिए हो रहा है। इस बीच मोदी जी क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं हर स्तर पर। जैसे मैंने पहले कहा, आपके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष पर एक भयानक हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ मोदी जी ही ईमानदार और पाक हैं बस। कांग्रेस पार्टी के तो बैंक के खाते बंद करा दिए इन्होंने, 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए, संसद से मेरे भाई को बाहर तो निकाल ही दिया था, उनके साथ साथ 150 तक के तकरीबन सांसद निकाल दिए, इस सेशन में बाहर निकाल दिए। इनके पास अपार धन है, इकट्ठा कर लिया है इन्होंने, अच्छी अच्छी स्कीमें ये लाए भ्रष्टाचार करने की, उसके बारे में आपको बताऊंगी। अपार धन इकट्ठा कर लिया है, अपार मीडिया का साथ है और अपार सत्ता है। तो मैं चाहती हूं कि आप पहचानिए कि आज देश में एक तरफ ये अपार मीडिया, ये अपार सत्ता, ये अपार धन, और दूसरी तरफ सत्य की लड़ाई है, दूसरी तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ हम सब लड़ रहे हैं आपके लिए कि आप कमजोर ना हो और आपका लोकतंत्र बना रहे, ताकि आपके अधिकार इस देश में हमेशा बने रहे और मजबूत रहे। इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकाली इन्होंने। स्कीम थी क्या कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनको चंदा दिया, सबको चंदा दिया, ये नाम गुप्त रहे।
सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा कि ये सब गलत है, ये सूची आप जारी करो, सार्वजनिक करो, इसको सबको दिखना चाहिए कि किसने कितना दिया और किसको दिया है।